दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष जो है एक उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए। इसका नाम है उत्तराखंड का बजट। बजट से संबंधित प्रश्न आपके 1 साल तक की करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम बजट से संबंधित जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जो आपको एग्जाम में दिक्कत पैदा करती हैं और खासकर यूकेएसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, तो उनसे संबंधित हम आपको जो है इस टॉपिक में जो है सारी टर्मिनोलॉजी को जो है बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो के बाद आपको लगेगा कि बजट से संबंधित अब आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। वीडियो जो है हम इसकी 2 पार्ट में कन्वर्ट बनाएंगे इसको हम, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो जो टॉपिक हमको इसमें डिस्कस करने हैं वो टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हैं जरा देख लीजिए, जिसकी हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। पहला आपको हमको डिस्कस करना है एफआरबीएम एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट में, उत्तराखंड के बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, होता क्या है, उद्देश्य क्या है। जेंडर बजट से संबंधित चीजें समझेंगे। राजस्व प्राप्ति क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो प्रचलित भावों पर क्या है, स्थिर भावों पर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के जो कठिन शब्द हैं, इकोनॉमिक्स की जो कठिन कठिन जो टर्मिनोलॉजी है, आप बहुत आसानी से इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और ध्यान रखना, यूकेपीएससी तो आपके बजट से डायरेक्ट सवाल पूछ देगा, लेकिन यूकेएसएससी जो है खासकर जो है एग्जाम्स में जो है थोड़ा घुमा करके प्रश्न पूछते हैं, तो इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो जो पिछले पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण, पिछले वर्ष का जो वित्तीय विवरण है वो कहलाता है आर्थिक सर्वेक्षण। वो कहलाता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, और अगले वर्ष का अगले वर्ष का जो वित्तीय विवरण है वो कहलाता है आपका बजट। तो पहले तो आप इन दो टर्मों को, इन दो शब्दों को, इनके बारे में आप समझिए कि ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और आपका बजट क्या होता है। ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें जो बजट है इससे संबंधित आपके दो अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 202। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं कर रखा है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में उसके बदले लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अखबार वगैरह में या जनरल बोलचाल की भाषा में उसको बजट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो संसद में जो बजट पेश किया जाता है इससे संबंधित अनुच्छेद 112 है, और जो आपका विधानमंडल में अनुच्छेद पेश किया जाता है इससे संबंधित आपका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 202 है। पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लीजिए। ठीक, बजट जब भी पेश हो जाता है तो उसकी 75 दिन की अवधि के भीतर, उसके 75 दिन की अवधि के भीतर जो है उसको पास होना आवश्यक होता है। उसे पास होना क्या होता है, आवश्यक होता है। एक ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ठीक, बजट के थोड़े इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत में जो है एक वायसराय होते थे जिनका नाम होता था कैनिंग। जिनका नाम होता था कैनिंग। तो कैनिंग की जो वायसराय थी, इसके जो वित्तीय सदस्य थे जिनका नाम आपका था जेम्स विल्सन। इनका नाम था आपका जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। ठीक है, तो जेम्स विल्सन द्वारा जो है सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया। तो जेम्स विल्सन को जो है भारतीय बजट का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय बजट का जन्मदाता। भारतीय बजट का जन्मदाता। और ये कैनिंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा भी गया है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो बजट था, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का फर्स्ट जो बजट था, पहला जो बजट था वो पेश किया गया था आर के षणमुखम द्वारा। आर के षणमुखम द्वारा।
ठीक। और गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था, गणतंत्र भारत का नहीं, भारत जब रिपब्लिक हो गया था, तो तब बजट जो पेश किया गया था वो पेश किया गया था जॉन मथाई द्वारा, जॉन मथाई द्वारा। ठीक है, तो ये बजट का एक तरीके से थोड़ा इतिहास है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके हम जितने भी ये शब्दावली है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत आसान भाषा में मैं आपको इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं FRBM एक्ट। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट को भारतीय संसद द्वारा पास किया गया था 2003 में, और उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे पास किया गया 2005 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूके पीएससी के अपर पीसीएस के पेपर में आ चुका है 2024 के एग्जाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है FRBM एक्ट। अब FRBM जो एक्ट है उसके उद्देश्य क्या है, यूके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूके पीएससी तो केवल इतना पूछेगा, लेकिन जो FRBM एक्ट है इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो है हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो FRBM के हम उद्देश्यों की अगर बात करें तो इसके चार उद्देश्य हैं या इसके चार पिलर्स हैं। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो जो पहला इसका उद्देश्य है वो आपका है राजस्व घाटा, यानी इसके पिलर जो है, पहला है आपका है राजस्व घाटा, दूसरा आपका है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, या आप इसके स्तंभ भी कह सकते हैं। तो तीसरा आपका है ऋण प्रबंधन, ऋण प्रबंधन। ठीक है, और चौथा आपका है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो क्वेश्चन कल को आ सकता है कि FRBM एक्ट के उद्देश्य या FRBM एक्ट के जो हैं कौन कौन से पिलर्स हैं, इनके बारे में आप बताइए। FRBM जो एक्ट है इसका जो उद्देश्य है कि वो राजस्व घाटे को शून्य करना, धीरे धीरे राजस्व घाटे को शून्य करना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य रखा गया है कि इसका जो आंकड़ा आपका होगा ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरा आपका है डेब्ट मैनेजमेंट या ऋण प्रबंधन, और चौथा आपका है ट्रांसपेरेंसी। तो उद्देश्य याद रखना, राजस्व घाटा शून्य करना धीरे धीरे, राजकोषीय घाटा जो है GSDP के 3% तक ही रखना, इससे अधिक नहीं रखना, नहीं तो जो राज्य है उसकी जो वित्तीय हालत है वो आपकी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है, तो सरकार का राजकोषीय घाटे पर जो है बहुत अधिक जोर रहता है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो FRBM एक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इस बजट में बात की गई है जेंडर बजट की। किसकी बात की गई है, जेंडर बजट की। तो समझते हैं जेंडर बजट है क्या। देखिए, ऐसी प्रक्रिया जो बजट बनाने और संसाधनों के आवंटन में लैंगिक समानता सुनिश्चित करे, उसको कहा जाता है जेंडर बजट, यानी लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करने वाला बजट है जेंडर बजट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने जेंडर बजट के कॉन्सेप्ट को लागू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने जेंडर बजट के कॉन्सेप्ट को लागू किया। ठीक, यूनाइटेड नेशंस के चौथे विश्व महिला सम्मेलन में जो है जेंडर बजट को मान्यता देगी, कब, 1995। ईयर आप नहीं भी याद करोगे लेकिन याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के चौथे विश्व महिला सम्मेलन में जेंडर बजट को मान्यता दी गई। अगर हम बात करें भारत सरकार द्वारा सबसे पहले जेंडर बजट का जो प्रावधान किया गया था वो 2005-2006 के बजट में किया गया था। ठीक है, और यहीं पर एक फैक्ट आपको बता दे रहा हूं, उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो जेंडर बजट है इसका प्रावधान किया गया 2007 और 2008 में। FRBM पूछ चुका है वो, तो हो सकता है जेंडर बजट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो तीन चार चीजें हैं, एक तो राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, इनके बारे में समझना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मान ले क्या होती है, क्यों सरकार जो है राजस्व प्राप्तियों को ज्यादा रखना चाहती है, राजस्व व्यय को कम रखना चाहती है, इसके बारे में हम देखेंगे, और इनके अधिक या कम होने से सरकार की सेहत पर क्या प्रभाव। पहला आपका है राजस्व प्राप्तियां या राजस्व व्यय। ठीक, देखिए, ये प्राप्तियां लौटानी नहीं पड़ती,
जितनी अधिक होती हैं उतना अच्छा इन्हें माना जाता है। इन्हें गैर प्रतिदेय प्राप्तियां भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हें लौटाया नहीं जाता इसलिए इनको गैर प्रतिदेय प्राप्तियां भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं कि क्या होती है। देखिए, सरकार के पास जितना भी टैक्स कलेक्शन आया, लोन का ब्याज आया, अनुदान आया और शुल्क आया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस में आती हैं? आपकी राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, यानी आपको राजस्व जितना अधिक सरकार को मिलेगा, सरकार उतनी अधिक वित्तीय रूप से मजबूत होगी। तो जितना अधिक राजस्व प्राप्तियां होंगी, सरकार उतनी मजबूत होगी। ठीक है, ऐसा भी सवाल कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ एक दे देगा वो और पूछेगा ये राजस्व व्यय है, राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत प्राप्ति है। तो उसको ध्यान रखिएगा, राजस्व प्राप्ति आपकी क्या होती है? ऐसी प्राप्तियां जिन्हें लौटाना नहीं पड़ता। ये जितनी अधिक होंगी उतना अच्छा होता है, और एक नाम इनका है गैर प्रतिदेय प्राप्ति। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो राजस्व, देखो कोई भी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वो टैक्स कलेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा उसके पास रेवेन्यू आए। तो राजस्व प्राप्तियां जितनी अधिक होंगी, सरकार की वित्तीय सेहत उतनी मजबूत होगी। उसके बाद आपका है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय जो होता है, इसमें संपत्ति का किसी भी प्रकार से सृजन नहीं होता है। ठीक है, राजस्व व्यय में क्या होगा? संपत्ति का किसी प्रकार से सृजन सृजन नहीं होगा। जो इसके एग्जाम्पल है, सरकार जितनी भी सैलरी या तनख्वाह देती है वो सब राजस्व व्यय में आता है। सरकार जितनी भी पेंशन वगैरह देती है वो सब किस में आता है? राजस्व व्यय में आता है। ठीक है, सरकार जितनी भी सब्सिडी वगैरह देती है वो किस में आता है? राजस्व व्यय में आता है। इसीलिए सरकारें जो है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फेवर में नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च उनका सैलरी और पेंशन में खर्च होता है। तो राजस्व व्यय जितना अधिक होगा, सरकार वित्तीय रूप से उतनी कमजोर होगी। तो आशा करते हैं ये दोनों जो टर्म्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम्स में अब इसको आप गलत नहीं करेंगे। इसके बाद जो अगला है वो है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति, उन दोनों का बस आप रिवर्स कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सरकार को प्राप्त ऐसी आय जिससे वित्तीय संपत्तियां कम होती हैं। एग्जाम्पल इसका है संपत्ति को बेच कर प्राप्त आय। सरकार को पूंजी की प्राप्ति तो होगी, लेकिन सरकार को पूंजितों से प्राप्त होगी, लेकिन सरकार की वित्तीय संपत्ति कम हो जाएगी। सरकार की वित्तीय संपत्ति कम हो जाएगी। जैसे सरकार को पूंजी प्राप्त हुई, सरकार ने कोई संपत्ति बेच दी। ठीक है, सरकार को पूंजी प्राप्त हुई, लेकिन उसका जो एसेट है वो कम हो गया। दूसरा, आप इससे समझ सकते हैं कि जो विनिवेश है, डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश से प्राप्त राशि, विनिवेश से प्राप्त आय। ठीक हो गया। तो ध्यान रखने का, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो राजस्व प्राप्ति होती है वो आपको सॉरी, जो पूंजीगत प्राप्ति होती है वो आपको प्राप्त तो होगी पूंजी, लेकिन क्या होगी? उससे सरकार को वित्तीय संपत्ति अपनी बेचनी पड़ेगी, या सरकार की वित्तीय संपत्ति उससे कम होती है। ठीक, उसके बाद है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय ऐसा एक व्यय है जिसमें सरकार व्यय तो करेगी, लेकिन इस व्यय से क्या होगा? संपत्ति का सृजन होगा। जैसे सरकार ने स्कूल बना दिया, सरकार ने सड़क बना दी, सरकार ने कहीं पर पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया, तो इसमें सरकार व्यय करेगी, इसको कहा जाएगा पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चारों मैंने आपको समझा दिए। ठीक, जितना अधिक राजस्व प्राप्ति होगी, सरकार वित्तीय रूप से उतनी मजबूत होगी। जितना अधिक राजस्व व्यय होगा, सरकार वित्तीय रूप से उतनी कमजोर होगी। ठीक, ये समझाना आपको इसलिए जरूरी था क्योंकि बजट में अब जो अगला है, जब इसके आंकड़े आएंगे तो वहां से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसडीपी। अगर आपने जीडीपी पढ़ा होगा तो जीएसडीपी को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने जीडीपी पढ़ा होगा तो जीएसडीपी को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जीएसडीपी क्या है? देखो, राज्य की घरेलू सीमा के भीतर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी क्या होता है? देश की घरेलू सीमा के भीतर, यहाँ पर आ जाएगा देश की घरेलू सीमा के भीतर। अब जो जीएसडीपी कैलकुलेशन का मेथड है, ये दो तरीका से होता है। एक तो जीएसडीपी जो आपकी है वो प्रचलित मूल्यों पर निकाली जाती है, और एक जीएसडीपी जो आपकी होती है स्थिर मूल्यों पर निकाली जाती है। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, यहां से आप इसको समझिए, बहुत आसानी से मैं आपको समझ। ठीक है, देखो, जीएसडीपी में जो जीएसडीपी बढ़ेगी या जीडीपी बढ़ेगी, वो महंगाई बढ़ने से बढ़ेगी, और यहाँ पर जो जीडीपी बढ़ेगी वो उत्पादन बढ़ने से बढ़ेगी। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जैसे वर्ष 2021 और 2022 की बात करें, यहाँ भी वर्ष 2021 और 2022 की बात करें। 2021 में अगर आपने 100 पेन पैदा उत्पादित करी, और आपका जो करंट मूल्य है उस पेन का वो 5 रुपये है,
ठीक है। वहीं 2022 में आपने फिर 100 पेनों का प्रोडक्शन किया, लेकिन उसका मूल्य 6 रुपया है। तो यहाँ पर जीडीपी 500 आ गई, किसमें, यहाँ पर जीडीपी 600 आ गई। जीडीपी बढ़ तो गई, लेकिन जीडीपी किसके कारण बढ़ी, महंगाई के कारण। ठीक हो गया। जबकि जीएसडीपी में आप जब जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो जीडीपी को बेस ईयर प्राइस से कैलकुलेट करोगे। बेस ईयर उस वर्ष को रखा जाता है जो यहाँ पे बेसिक लिख दिया मैंने, बेस है। बेस ईयर जो है उस वर्ष को रखा जाता है, यानी आधार वर्ष उस वर्ष को रखा जाता है जो वित्तीय रूप से स्थिर होता है, जो वित्तीय रूप से स्थिर होता है, स्थिर होता है। ठीक है, इसको बेस कर लीजिएगा। ठीक। तो यहाँ पर देखो 2021 में हमने 100 पेन प्रोड्यूस करी, यहाँ पर हमने 150 पेन प्रोड्यूस करी। यहाँ पर हमने बेस ईयर में जो उसका प्राइस मान लिया वो 5 मान लिया, यहाँ पर भी हमने 5 मान लिया, क्योंकि बेस ईयर फिक्स होता है फिर। तो यहाँ पर देखो जीडीपी कितनी होगी आपकी, 500 होगी, यहाँ पर जीडीपी कितनी होगी, 750 होगी। जीडीपी बढ़ी तो सही, लेकिन ये स्थिर रहा, बेस प्राइस आपका स्थिर रहा। आपका पहले आप इस साल 100 पेनों का प्रोडक्शन किया, और यहाँ पर आपने जो है 150 पेनों का प्रोडक्शन किया। ठीक है। और जीएसडीपी का जो एक्चुअल कैलकुलेशन होता है, वो जीएसडीपी जो है वो बेस वाली जो जीएसडीपी होती है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो जीएसडीपी का कैलकुलेशन है वो किस मेथड का ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो वो जो आपका बेस ईयर प्राइस है उसका आपको अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब डेटा पे सीधे निकल के आते हैं कि जो उत्तराखंड सरकार है उसका जो जीएसडीपी का आंकड़ा है वो क्या है। ठीक है। प्रचलित भावों पर है पहले तो, इसको ध्यान रखिएगा, करंट प्राइसेस पर है। और 2023-24 में ये आंकड़ा था 3,32,000 करोड़, और 24-25 में आंकड़ा है 3,68,000। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी वो पिछले साल का भी पूछ लेता है, तो 3,32 और 3,68। थोड़ा बहुत आपको जो है आंकड़े पता होने चाहिए, आंकड़े आपको एग्जाम में डायरेक्ट कभी पूछ ले जाते हैं। तो 3,32 और 3,68 दो तीन बार पढ़िएगा, 3,32 और 3,68। ठीक। उसके बाद अब हम उत्तराखंड के बजट की हम बात करें अगर, तो उत्तराखंड का जो बजट है इसके बारे में जान लेते हैं अब क्या क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, उत्तराखंड का जो बजट है। ठीक है। बजट किसके द्वारा पेश किया गया, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पेश किया गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड का जो पहला बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आपने पूरा बजट पढ़ लिया और आपने जो बजट पेश करने की डेट है एग्जाम में वो पूछ लेता है, तो बजट याद रखना, बजट पेश हुआ है आपका 20 फरवरी 2025। ठीक है। कुल बजट का आंकड़ा आप जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपरों में पूछा गया है कुल बजट का आंकड़ा। तो टोटल बजट जो 25-26 के लिए है वो आपका है 1,01,34 करोड़, 1,01,34 करोड़। ठीक है, इसको आप एग्जैक्ट याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब जो हमने बात करी राजस्व प्राप्ति क्या होती है, कर राजस्व क्या है, करेत्तर राजस्व क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है, कुल प्राप्तियां क्या है, प्रारंभिक घाटा सरकार ने कितना माना है, राजकोषीय घाटा कितना माना है। तो ये सारे डेटा आपको पता होने चाहिए, ये डेटा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्लियर हो जाएगा राजस्व प्राप्ति क्या होती है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो राजस्व प्राप्ति आपकी है 62,540.54। ठीक। उसके बाद कर राजस्व यानी सरकार को टैक्स से कितना पैसा आया, तो आपका ये 3,9917.7। पूरा याद नहीं होता है तो कम से कम स्टार्ट के जो है आप 3 अक्षर इसमें पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में ऑप्शन लगाने में आसानी हो। ठीक है। वैसे भी देखो 625 याद करना आसान लग रहा है, तो 625 40 ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, 625 40। ठीक। दूसरा आपका देखो 400, ये आपका है 3,9917.74 कर राजस्व। उसके बाद करेत्तर राजस्व, करेत्तर राजस्व का मतलब है ऐसा राजस्व जो हमको टैक्स से प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये आपका है 22,622.80, इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैपिटल रेसिपिएंट्स या पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, 3,84,94.21। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, सारे के सारे जितने भी होंगे किसमें होंगे, करोड़ में होंगे। तो ये इनको याद रखिएगा, ये पेपर में आते हैं, बच्चे इसमें लापरवाही करते हैं, लेकिन एग्जामिनर कभी कोई भी डेटा इसमें से पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए कुल प्राप्ति, कुल प्राप्ति कितनी है, 101 का पिठिया आप एग्जाम में, सॉरी 101 का पिठिया आप शादी में लगाते होंगे, तो 100 की याद रखिएगा, 101,034.75। लास्ट का नहीं भी याद रखोगे, लेकिन इतने डेटा याद रखना, 101 तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद है 101,034 करोड़। कुल प्राप्तियों को कैसे निकाला हमने, कुल प्राप्ति को हमने राजस्व प्राप्तियों को और पूंजीगत प्राप्ति को ऐड कर लिया, तो हमको निकल गया कुल राजस्व। ठीक है। अब आपका है प्राइमरी डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आपका है
5614.78 और जो राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो आपका है 126004.9। तो ये डेटा याद रखना माइनस में इसलिए क्योंकि ये घाटा है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखनी चाहिए, सारे एक बार आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख आर्थिक बिंदु की, तो जो आपका बजट है, ये हमने बताया था, आपका जो टोटल जो आपका बजट है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डेटा एग्जैक्ट याद रखिएगा कि कितने का बजट है, और इसमें जो वृद्धि आपकी हुई है, ये पिछले बजट के जो की अपेक्षा जो है, ये वृद्धि हुई है 13.38। ये डेटा याद रखना परसेंटेज में 13.38। उसके बाद जो व्यय और प्राप्तियों के आंकड़े हैं, तो पहले व्यय में चलते हैं हम। व्यय आपका है टोटल, जो राजस्व व्यय है वो आपका है 59954.65 करोड़। ठीक हो गया। जो राजस्व जो आपका पूंजीगत व्यय है वो आपका है 4122.68 करोड़, और जो पूंजीगत परिव्यय है वो आपका है 14763.13। थोड़ा आप ध्यान अगर कर लो तो ये जो डेटा है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिव्यय का, अभी 41 याद रखना, इसका उल्टा कर देना, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट पहुंच जाओ। ठीक है। प्राप्तियों की बात करें तो टोटल प्राप्तियां अभी मैंने बताई थी, रिपीट कर दे रहे हैं आपका 101,034.75 करोड़, 10,10,34.75 करोड़। इधर आपका है 625,40.54 करोड़, और इधर आपका है 38 यानी 38,49,4.21 करोड़। ठीक है, तो 10-10 करके भी याद कर सकते हो। इधर वाला डेटा आसान है याद करना, इसको किया जा सकता है याद। इन दोनों को आप उल्टा कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको पहला डेटा हो जाएगा, तो बहुत हद तक आप कम से कम आंसर लगा लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को भी याद नहीं रहता, तो थोड़ा बहुत, लेकिन 2-3 स्टार्टिंग के फिगर आप इसमें याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो डेटा है राज्य की अर्थव्यवस्था का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया। प्राथमिक वाला पिछले साल वाला पूछा था एग्जाम। ठीक है, पिछले साल वाला पूछा था, तो इस बार वाले को आप याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो है 9.83%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 43.46% और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 46.71। सवाल ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के योगदान का क्रम। तो क्रम आपका है, सबसे ज्यादा योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है, पिछले साल द्वितीय क्षेत्र का था, उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र है, और उसके बाद आपका प्राथमिक क्षेत्र है। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 को आप उल्टा कर दो। ठीक है, 3 2 1 याद रखना, कभी एग्जाम में गलत नहीं। अगर आप ऐसे याद करोगे तो 2 1 3 याद आएगा, कभी 1 2 3 याद आएगा, तो 1 2 3 को उल्टा कर दो आप, 3 2 1 याद रखना, या सीधे सीधे 321 याद रखना, तो आपको ये याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो है प्रति व्यक्ति आय, 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय भी ध्यान रखिएगा, 2024-25 की प्रति व्यक्ति आय रखिएगा, याद रखिएगा, और इसमें टोटल कितनी वृद्धि है इसको भी याद रखिएगा। यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है ये आपकी है 2,46,178। ठीक, और इधर आपकी है 2,74,064, और इसमें जो टोटल वृद्धि हुई है ये आपकी हुई है 11.33%। और ये राष्ट्रीय आय है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये वैसे वाले बजट में कर लीजिए, लेकिन इसमें टोटल वृद्धि आपकी हुई है 8.7। यूके एसएससी खासकर खतरनाक सवाल बनाता है, वो ऐसा पूछ सकता है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सही है अगला। उल्टा कर देगा वो, राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है वो उत्तराखंड से अधिक है, कम है करके इस प्रकार का ऑप्शन बना देगा। इसलिए याद रखना, जो राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है वो उत्तराखंड से कम है, ये 11.33% है, ये 8.7%। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो है विभिन्न सेवाओं में व्यय का प्रावधान है, किस सेवा में कितना व्यय हुआ है। इसमें आपको ये आंकड़े याद नहीं करने, बस याद रखना कि सबसे ज्यादा सरकार ने जो व्यय किया है बजट में वो क्या है, सामाजिक सेवा, उसके बाद क्या है सामान्य सेवाओं में, उसके बाद क्या है आर्थिक सेवाओं में, उसके बाद क्या है स्थानीय निकायों के अनुदान। ये क्रम लगाने को आ सकता है, ध्यान रखना, खासकर यूके एसएससी क्रम पूछ सकता है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि विभिन्न सेवाओं में व्यय का जो प्रावधान है सबसे ज्यादा सामाजिक, उसके बाद सामान्य, फिर आर्थिक, फिर स्थानीय निकायों को अनुदान। ठीक, उसके बाद एक बेहतरीन सवाल और बन सकता है आपके पेपर में कि विभिन्न विभागों में जो आपका आवंटन है वो कितना है, याद नहीं करना है, बस मैक्सिमम और मिनिमम के डेटा मैंने लिख रखे हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, ये भी है आपका मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, और इधर वाला भी आपका है मैक्सिमम और मिनिमम। इसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको आसानी होगी इसको करने में, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है बस, लेकिन याद रखिएगा कि किस
जो सेवा है उसमें आवंटन सबसे ज्यादा किसका है, यानी सामान्य सेवाओं में आवंटन जो है पेंशन में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जो है वो न्याय में। सामान्य सेवाओं की कैटेगरी की बात करें, 4-5 सेवाएं दे रखी, तो मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला दिखा दिया। उसके बाद आर्थिक सेवाओं में बात करें तो आर्थिक सेवाओं में सबसे ज्यादा खर्चा किया है ग्राम्य विकास में, और सबसे कम खर्चा किया गया है सहकारिता। उसके बाद सामाजिक सेवाओं की बात करें तो मैक्सिमम खर्चा जो आपका है, ये आपका है शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति में, और सबसे कम खर्चा है श्रम और रोजगार। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो पार्ट होगा इसमें हम नमो बजट के बारे में पढ़ेंगे, नवाचार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आत्मनिर्भर उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, और सरकार द्वारा जो बजट में घोषणाएँ की गई हैं, उनके बारे में इसमें करेंगे। और जो आपका एक इम्पोर्टेंट इसमें रहता है कि पेंशन जो जो आपका जो पैसा है, जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कैसे आता है और सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है, वो वाला ग्राफ इसमें कर लेंगे। तो अगले वाले टॉपिक में जो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बजट इसमें समझाने की बात कर रखी है। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं, ये जो टॉपिक आपके हैं जो जैसे जो भी स्टार्टिंग के थे, जैसे राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो इनको आपको आना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, तो उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी, ठीक है? और एफआरएमबी एक्ट भी मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया। एक जो जीडीपी है वो भी समझा दी है अच्छे से, ठीक है? और इनमें अंतर भी मैंने आपको आसानी से समझा दिया। तो आपके आने वाली परीक्षा में जो है इसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम उसको डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का डाल देंगे, उसमें आप जॉइन कर लीजिएगा। उसमें हर संडे टेस्ट का आयोजन किया जाता है, ठीक है? और ये जितने भी फैक्ट वगैरह हैं इनको आप कीजिएगा। इसका जो अगला पार्ट होगा, अगला पार्ट में जो है हम इसको समाप्त कर देंगे, और जैसे इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ आ जाएगी, तो उसके अनुसार हम इकोनॉमिक सर्वे का भी एक अच्छा-सा आपके पास जो है वीडियो लेकर के आ जाएँगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं में। ठीक है? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।